नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम इकोसिस्टम के बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट प्रोडक्टिविटी अथवा उत्पादकता के बारे में पढ़ेंगे। उत्पादकता का अर्थ है कार्बनिक पदार्थों के उत्पन्न होने की दर, रेट ऑफ प्रोडक्शन। अब यह उत्पादकता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और इसका किसी इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही सारी बातें आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रोडक्टिविटी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि प्राथमिक या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीयक या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तथा नेट प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम प्राथमिक उत्पादकता या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोसिस्टम में स्वपोषियों अथवा प्रोड्यूसर्स से संबंधित उत्पादकता होती है। किसी भी इकोसिस्टम में सामान्यतः सबसे नीचे का ट्रॉफिक लेवल ग्रीन प्लांट्स के द्वारा अथवा ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है, क्योंकि यही वे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सूरज की ऊर्जा को कैप्चर करने की तथा उसे कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी इन्हीं की इस क्षमता से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम प्रोड्यूसर्स की फोटोसिंथेटिक अथवा कीमोसिंथेटिक एक्टिविटी द्वारा जितनी रेडिएंट एनर्जी स्टोर की जाती है, इसकी दर के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सकल अथवा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस तथा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए आप ये मान सकते हैं कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल फोटोसिंथेसिस की दर है, अर्थात किसी भी जीव में किसी समय पर सोलर एनर्जी से जो फूड बनाया जा रहा है अथवा जो कार्बनिक पदार्थ बनाया जा रहा है, उसकी कुल मात्रा को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। परंतु भोजन बनाने के साथ ही प्रत्येक जीव में अनेक प्रकार की उपापचयी क्रियाएं भी चलती रहती हैं, जिन्हें संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लांट्स के केस में सबसे अधिक एक्टिविटी रेस्पिरेशन या श्वसन के रूप में होती है और यह ऊर्जा का एक बड़ा भाग कंज्यूम करता है। तो इस प्रकार किसी भी दिए गए मापन पीरियड में जब हम उत्पन्न किए गए कार्बनिक पदार्थ में से उपयोग में लिए गए पदार्थ को, जो कि श्वसन में उपयोग में लिया जा रहा है, उस कार्बनिक पदार्थ को लेस कर देते हैं, तो हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राप्त होती है। अतः नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट टिश्यूज़ में स्टोर होने वाले ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को या रेट को कहा जाता है। इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इस चित्र को देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सन से प्राप्त होने वाली सोलर रेडिएशन को ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा भोजन में कन्वर्ट किया जाता है अथवा ऑर्गेनिक मैटर में बदला जाता है। इस ऑर्गेनिक मैटर का एक भाग रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाता है और बचा हुआ भाग जो है वह पादप का जैव भार बढ़ाने के रूप में या बायोमास में वृद्धि करने के काम में आता है। तो कुल कार्बनिक पदार्थ जो बना वह कहलाएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बनिक पदार्थ उपयोग में लाया गया, उसे माइनस करने पर हमें जो कुल कार्बनिक पदार्थ जैव भार के रूप में प्राप्त होता है, उसे कहा जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इस प्रकार NPP इज इक्वल टू GPP माइनस R के बराबर होता है।
सामान्यतः प्लांट्स में सिर्फ रेस्पिरेशन ही वह बड़ी उपापचयी क्रिया है जो कि एनर्जी का कंजप्शन करती है। इसके पश्चात हम देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी अथवा द्वितीयक उत्पादकता क्या है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर्स से अथवा उपभोक्ताओं से संबंधित होती है। जो भी भोजन प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाया जाता है उसका उपयोग कंज्यूमर्स के द्वारा, चाहे वो हर्बीवोर्स हो, चाहे वो कार्निवोर्स हो, चाहे वो डिकम्पोजर्स हो, किया जाता है। अर्थात सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमेशा एनिमल्स से ही संबंधित होती है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए हम इस चित्र का सहारा ले सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के पश्चात जैव भार जो बना वह कंज्यूमर्स को या उपभोक्ताओं को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के रूप में उपलब्ध होता है। वह टोटल जैव भार जो कि इन कंज्यूमर्स के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे कहा जाता है ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। परंतु एनिमल्स में प्लांट्स की तुलना में अधिक उपापचयी क्रियाएं होती हैं क्योंकि एनिमल्स गति करने में सक्षम होते हैं। अतः ऊर्जा का एक बड़ा भाग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में काम में आ जाता है। इसके अतिरिक्त रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन इत्यादि क्रियाएं भी इनमें चलती रहती है। तो इस ग्रॉस प्रोडक्शन अर्थात कुल भाग जो कि प्रोड्यूसर से ग्रहण किया गया है उसमें से कई हिस्से इन क्रियाओं को करने में निकल जाते हैं, चाहे वो एक्सक्रीशन की क्रिया है, चाहे वो गति है, चाहे वो टिश्यू बनने की क्रिया है। तो इन सब क्रियाओं को घटाने के पश्चात अर्थात इन क्रियाओं में काम में ली गई एनर्जी को माइनस करने के पश्चात जो बायोमास बढ़ता है या जो कार्बनिक पदार्थ बचता है उसे कहा जाता है नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन। तो इस प्रकार सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी ग्रॉस अथवा नेट में बांटी जा सकती है। हालांकि यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। इन वैज्ञानिकों के अनुसार क्योंकि कंज्यूमर लेवल पर कार्बनिक पदार्थ को उत्पन्न नहीं किया जाता अतः सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को ग्रॉस अथवा नेट में बांटना उचित नहीं है। इसके पश्चात हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी के तीसरे प्रकार जिसको कहा जाता है नेट प्रोडक्टिविटी। हीट्रोट्रॉफ्स अथवा कंज्यूमर्स के द्वारा छोड़ा गया ऑर्गेनिक मैटर जिस दर से जमा होता है उसे कहा जाता है नेट प्रोडक्टिविटी। तो दूसरे शब्दों में यह अनयूज्ड ऑर्गेनिक मैटर की स्टोरेज की रेट है। इस प्रकार प्रत्येक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स तथा कंज्यूमर्स पाए जाते हैं, इसीलिए प्रत्येक इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी की ये डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलती हैं। अब हम बात करें कि क्या सभी इकोसिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी एक जैसी होती है अथवा इनमें अंतर पाया जाता है। तो हम पाएंगे कि विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम्स में प्राइमरी प्रोडक्शन अलग अलग होता है। प्रत्येक इकोसिस्टम का यह प्राइमरी प्रोडक्शन उस इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स के टाइप पर और उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की कंडीशंस पर निर्भर करता है। इस प्रकार इन फैक्टर्स में अंतर पाए जाने के कारण अलग अलग इकोसिस्टम विभिन्न प्रकार की प्रोडक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स का साइज़ कभी भी इकोसिस्टम की एफिशिएंसी या प्राइमरी प्रोडक्शन को प्रभावित नहीं करता है, अपितु उन प्रोड्यूसर्स के द्वारा कितनी सोलर एनर्जी को भोजन में परिवर्तित किया जा रहा है या फिक्स किया जा रहा है, यह चीज़ निर्धारित करती है कि उस इकोसिस्टम में प्रोडक्शन की एफिशिएंसी या उस इकोसिस्टम की दक्षता कितनी होगी। दिए गए चित्र में
आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम्स में अलग अलग प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। इकोसिस्टम्स की यह प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर्स के साथ साथ विभिन्न प्रकार के लिमिटिंग फैक्टर्स अथवा विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की उपलब्धता अथवा अनुपलब्धता, क्लाइमेटिक कंडीशंस, टोपोग्राफिक फैक्टर आदि पर भी निर्भर करती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम डेजर्ट से फॉरेस्ट्स की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। अत्यधिक मरुस्थलीय इलाकों की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर्स बहुत कम संख्या में हैं और साथ ही प्रोड्यूसर्स की एफिशिएंसी जल को बचाने के लिए है, ना कि सोलर एनर्जी के द्वारा फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अतः डेजर्ट्स की या मरुस्थलीय स्थानों की प्रोडक्टिविटी अपेक्षाकृत कम होती है। इसके पश्चात जैसे जैसे हम ग्रासलैंड्स की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ग्रासलैंड्स के पश्चात फॉरेस्ट्स की प्रोडक्टिविटी और अधिक होती है और फॉरेस्ट्स में भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स की प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक पाई जाती है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स के अतिरिक्त मार्शी प्लेसेस तथा एस्चुरीज की भी प्रोडक्टिविटी अत्यधिक पाई जाती है। ध्यान रखिए, इस ग्राफ में प्रोडक्टिविटी सिर्फ इंडिविजुअल इकोसिस्टम के लेवल पर मापी गई है। यहाँ पर डेजर्ट्स की प्रोडक्टिविटी, तत्पश्चात ओशंस की प्रोडक्टिविटी, तत्पश्चात फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी आप देख पा रहे हैं। परंतु जब हम संपूर्ण विश्व में इन स्थानों के क्षेत्रफल को प्रोडक्टिविटी से गुणा कर देते हैं तो हमारे सामने एक नई तस्वीर सामने आती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम्स तो लिए हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने उनके क्षेत्रफल का भी सहारा लिया है। जैसे कि ओपन ओशंस, पिछले चित्र में हमने देखा था कि ओशंस की प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होती है, परंतु हम यह फैक्ट जानते हैं कि कुल 75% भाग इस महासागर से बना हुआ है। अतः प्रोडक्टिविटी कम होते हुए भी क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण ओशंस की टोटल प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है। ओशंस के पश्चात ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और उसके पश्चात टेम्परेट फॉरेस्ट, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि ग्रासलैंड्स की क्षेत्रफल कंपैरेटिवली कम है, डेजर्ट्स का क्षेत्रफल भी कम है, इनकी प्रोडक्टिविटी भी कम है। अतः यह इस परसेंटेज ग्राफ में सबसे नीचे की ओर स्थित है। तो इस प्रकार किसी भी इकोसिस्टम की एफिशिएंसी, उसका विभिन्न इकोसिस्टम्स के मध्य स्थान तथा स्टेबिलिटी को जानने के लिए प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होता है। धन्यवाद।